नमस्ते उदय जी, आपका स्वागत है इंडिक विचार में। और हमारे चैनल को इंटरव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद। तो मित्रों, आज मुझे खास खुशी है। जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है श्री उदय माहुरकर, और ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि फेमस, प्रसिद्ध ऐसे व्यक्तिमत्व है। मैं उदय जी वैसे मेरे इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं एक मिनट में उनके बारे में बताना चाहूंगा। उदय जी आज अपने केंद्र सरकार में इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। वे एक अतिशय फेमस पत्रकार थे। इंडिया टुडे में उन्होंने करीब करीब 3 दशक उन्होंने वहां पत्रकारिता की, और वो वहीं से इंडिया टुडे से डिप्यूटी एडिटर करके रिटायर हो गए। उन्होंने सामाजिक धार्मिक संघर्ष, ग्रामीण और शहरी जीवन पे विस्तृत लेखन, चिंतन, मनन किया हुआ है। वो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बहुत बड़े तज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने 2014 में सेंटर स्टेज और 2017 में मार्चिंग विद बिलियन, ये 2 किताबें भी मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे लिखी हुई है। कट्टरपंथी इस्लाम और समाज पर उसका होने वाला परिणाम, ये उदय जी इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट है। और वो वीर सावरकर के जीवन पे भी उन्होंने बहुत विस्तृत लेखन और चिंतन करके रखा हुआ है। मैं फिर एक बार उनका स्वागत करता हूं। उदय जी नमस्ते, धन्यवाद। और मित्रों, इस उत्तुंग व्यक्तिमत्व का आज मुझे इंडिक विचार में उनकी मुलाकात लेने में मुझे बहुत कमाल की खुशी हो रही है। और एक छोटी सी उदय जी की एक जो मुझे बड़ी जो प्यारी बात है वो ये है कि मेरे कई सारे मित्र हैं जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में रहते हैं, और वो हिंदी मिश्रित मराठी इतनी 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 इनकी प्यारी लगती है। तो पर आज हम इंटरव्यू फिर भी हिंदी में ही करेंगे। तो वो वहां के लोगों की मराठी सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है, और मेरे बहुत सारे मित्र है उसी एरिया में। तो उदय जी आपका फिर एक बार स्वागत है। तो मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले आज एक छोटा सा लैंडमार्क का दिन है, 2 मई। आज ही एग्जैक्टली 100 साल पहले श्री वीर सावरकर को अंडमान से निकाल के कोलकाता जेल में लाया गया था, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो ये शायद गलत है या सही है, आप बता पाएंगे? नहीं, आज मतलब अंडमान में आज अंडमान से वो रिहा किया गया था। अच्छा, ओके। और वहां से फिर वो 2-3 जेल में होते हुए फिर रत्नागिरी पहुंचे थे। करेक्ट। पर अंडमान का जो कार्यकाल है उसका एक विशेष महत्व है। ओके। क्योंकि वहां पे जो यातनाएं उन्होंने सहन की, और सबसे बड़ी बात की एक लर्निंग का समय था उनके लिए। अंडमान का जो एक पासा लोग नहीं जानते हैं। ओके। जहां तक मुसलमान विचार का सवाल है, बहु इस्लामवादी मुसलमान का सवाल, मतलब पैन इस्लामिज्म, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी अंडमान जेल में ही हुई। हाँ, 1909 के अंदर जब वो 1909 में जब वो लंदन थे, लंदन में उन्होंने दशहरे के दिन 1909 को एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी वो भारत के लिए एक मेघधनुष के बराबर हैं। बराबर है। लेकिन ये विचार उनके बाद में चेंज हो गए, क्योंकि उनका जो अनुभव हुआ जेल के अंदर मुस्लिम कैदी थे, वो हिंदू कैदियों का जो उनकी मानसिक हालत का लाभ उठा के उनको कन्वर्ट करते थे। उसमें जो मुस्लिम अधिकारी थे, कुछ जेल के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी इसमें शामिल होते थे। उन्होंने देखा कि ये सभी मुसलमानों का जो दिमाग है एक जैसा ही चलता है, आप समझे। और बाद में उन्होंने फिर अध्ययन किया, वहां पर उन्होंने कुरान पढ़ी, और कुरान वो बिल्कुल मुसलमान स्टाइल में ही पढ़ी उन्होंने। रोज जो हाथ धोते थे, मुसलमान कैदी को पकड़ा उन्होंने, उनको कहा कि मुझे कुरान सीखना है, पढ़ना है, जानना है कुरान में क्या लिखा है। तो मुसलमान कैदी ने उनको समझाया, तो वो हाथ धोते थे रोज, और बिल्कुल मुस्लिम स्टाइल में कुरान पढ़ते थे। तो पूरा कुरान उन्होंने वहां पे पढ़ा हुआ है। वजरू कहना कहते हैं तो उनका जो जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, जहां तक मुस्लिम कट्टरवाद का सवाल है, तो ये जो 10 साल का जो उनका कार्यकाल था, यातना के लिए बहुत जाना हुआ है, लेकिन ये वही कार्यकाल है जिसमें उन्होंने बहु इस्लामवादी, मतलब पैन इस्लामिज्म के बारे में स्टडी की। बराबर। और स्टडी उनकी रत्नागिरी जेल में गए, वहां तक जारी रही। और रत्नागिरी जेल में जाने के बाद उन्होंने हिंदुत्व नाम की किताब लिखी। बराबर। ये जो अनुभव उनके हुए रत्नागिरी जेल में, को और एक लाभ मिला कि वहां पे जो खिलाफत आंदोलन के अंदर जो अरेस्ट हुए थे मुसलमान कैदी, वो भी वहां थे रत्नागिरी जेल में। तो खिलाफत का वो जो मामला है, जिससे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की एक बड़ी शुरुआत हुई,
पूरा खिलाफत का जो मामला है, जिसके वजह से आरएसएस जो हुआ, सावरकर ने जो किताब लिखी हिंदुत्व, ये सब एक ही उसका परिणाम था कि उन्होंने देखा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कांग्रेस ने। तब उनको ये लगा कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो किताब जो लिखी गई हिंदुत्व, वो भी उसके रिएक्शन में थी। और जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो आरएसएस का गठन किया 1925 में, आरएसएस का जो फाउंडेशन डाला, वो भी इसके रिएक्शन में था। उसके मूल में था कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टिकरण और जो बहु इस्लामवादी जो मुसलमान थे उनकी गतिविधियां। जी ठीक है उदय जी। तो जैसे आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताया, पर विस्तृत में बताया कि व्हाट इज सावरकर जी का हिंदुत्व क्या है। आज भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तब भी था, पर इसके बारे में आप विस्तृत में बता पाएंगे? ऐसा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अगर ये प्रश्न को हम एड्रेस नहीं करते तो हम समझ नहीं पाएंगे कि सावरकर कौन थे। बराबर है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मुस्लिम तुष्टिकरण और पैन इस्लामिज्म ने सभी पराकाष्ठा तोड़ दी। मतलब एक हद हो गई। उसके रिएक्शन में ही सावरकर ने ये किताब लिखी हिंदुत्व। बराबर। हिंदुत्व किताब क्या है? हिंदू किताब ये कहती है कि जिन धर्मों ने भारत में जन्म लिया है, उस धर्म की भारत जो है वो उसका फादरलैंड है, पितृभूमि है। बराबर। उसमें सनातन हिंदू, बराबर, बौद्ध, जैन और सिख, ये चारों आ जाते हैं। उसको कहा जाता है दे आर पार्ट ऑफ हिंदू पैंथियन। करेक्ट। ठीक है। सावरकर के जो आखिरी 2 पेज हैं उस किताब के बड़े महत्व के। हिंदुत्व, ये उन पर आक्षेप लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जन्म देके उन्होंने मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का प्रयत्न किया। ये सरासर गलत है। ओके। क्योंकि हिंदुत्व जो है उनका वो प्रोटेक्टिव आइडियोलॉजी है, सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। इंक्लूसिव आइडियोलॉजी। इससे हिंदू प्रोटेक्टिव व्यू, नॉट हिंदू सुप्रीमेसिस्ट व्यू। बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। हिंदू धर्म दूसरों को रौंदता हुआ आगे जाए और हिंदू धर्म का प्रचार करे, उस टाइप का वो आइडियोलॉजी नहीं है ये। तो इसका उन्होंने बयान किया है अपने जो आखिरी 2 पेज है उस पे। हिंदुत्व की किताब के जो आखिरी 2 पेज बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें वो कहते हैं कि एक दिन आएगा जब ये 30 करोड़, उस टाइम पे हिंदुओं की संख्या 30 करोड़ थी 1923 में। उन्होंने कहा एक दिन आएगा जिसमें 30 करोड़ हिंदुओं का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। उनकी जो ताकत है उसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। लेकिन ताकत किस रूप में थी? ताकत सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, कल्चरल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उसकी बात की थी उन्होंने। ठीक है। और साथ में ये भी डिफाइन किया कि जब ऐसी नौबत आती है कि हिंदुत्व का जो उसका जो प्रभाव है उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है, उस टाइम पे हिंदू कैसे बिहेव करेंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बिहेव करेगा उन लोगों के साथ जो भारत का प्राधान्य या प्रभाव स्वीकार करते हैं। उसको डिफाइन किया है कि हिंदुओं का उनसे डील करने का तरीका या भारत का उनके से डील करने का तरीका वो गीता में जो लिखा गया है, तो गौतम बुद्ध ने कहा है, उससे अलग नहीं होगा। वाह। मतलब उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। आप समझे? बराबर। इसको आज आप इंटरप्रेट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आज के जो सुपर पावर्स हैं, वो चाइना हो, अमेरिका हो, वो छोटे देशों को एक्सप्लॉइट करते हैं। चाइना, आप देखिए कि चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज में बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन का मॉडल है उनका। बिल्कुल। वो जो वहां पे जो देश के जो ताका होते हैं उनको जीत लेते हैं और फिर वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। बराबर है। मिसाल के तौर पे चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, चाइना में काफी है सैंडलवुड, तो चाइना को फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है। तो चाइना सस्ते भाव में खरीदता है अफ्रीकन कंट्रीज से, ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी वो सस्ता पड़ता है। तो मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का जो मॉडल है सुपर पावर का, उसके विरुद्ध उन्होंने एक नया विचार दिया था कि भारत जो है वो मानवता के आधार पर डील करेगा।
ऐसी संस्कृतियों से, ऐसे देशों से जो भारत का प्राधान्य, भारत की सुपीरियरिटी को स्वीकार करते हैं। और सुपीरियरिटी से मिलिट्री सुपीरियरिटी नहीं, स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी, कल्चरल सुपीरियरिटी सब आ गई उसके अंदर। नॉलेज की भी सुपीरियरिटी। सावरकर जी का जो हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो है वो जानना बहुत जरूरी है। उससे आपको ख्याल आएगा उनके सामने जो दुष्प्रचार होता है वो कितना गलत है। उसमें वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और जाते हैं और कहते हैं कि जो धार्मिक माइनॉरिटीज हैं वो अपनी पूजा अर्चना अपने अपने तरीके से कर पाए, इसको हिंदू राष्ट्र एंश्योर करेगा। वाह। मतलब अगर उसमें कोई बाधा डालता है तो हिंदू राष्ट्र उसमें दखल विक्षेप करेगा और एंश्योर करेगा कि वो अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए। लेकिन हिंदू राष्ट्र के अंदर संचकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू राष्ट्र विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। बराबर। इसको आज इंटरप्रेट अपन करें तो मैं आपको इसको एक बहुत स्वरूप में समझाऊंगा। देखिए भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, तो भारत के विभाजन के टाइम पे वहां के जो हिंदू थे, आज के पाकिस्तान के, आज के बांग्लादेश के, उनको अत्याचारों के कारण भारत में प्राण लेनी पड़ी, वो भारत में आ गए। लेकिन भारत के मुसलमान 95% भारत में रह गए। बराबर है। और फिर भी मुस्लिम विक्टिमहुड की थियरी देश में चलाई जाती है। ये कहा जाता है कि मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मुसलमानों पे इतना अन्याय हो रहा है तो जैसे हिंदू वहां से छोड़ के आ गए अत्याचार के कारण, यहाँ के जो हिंदू मुसलमान है पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते? और पॉपुलेशन आप गिनिए, पाकिस्तान की आज के पाकिस्तान में जो हिंदू और सिखों की पॉपुलेशन थी 1947 में, उसके मुकाबले सिर्फ 8% रह गए हैं हिंदू और सिख। कितने? 8%। 92% या तो मार मार के निकाल दिया गया है, या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, उनको या तो उनको मार दिया गया है। बराबर। 15 लाख लोगों की हत्या हुई थी पार्टीशन राइट्स के अंदर। उसमें अधिकांश हिंदू और सिख थे। समझा? मुसलमानों की भी हुई थी हत्या, बाद में भारत में भी रिएक्शन हुआ था, लेकिन बहुत कम था। बराबर। तब मैं ऐसा मानता हूं, फिगर मैंने नहीं निकाली है, कि मरने वालों में 80% हिंदू थे, हिंदू सिख और मतलब मुसलमान, और मरने वाले उसमें 20% मुसलमान होंगे, 20% से भी कम होंगे। इसका अध्ययन नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा ये अंदाज है ना। तो वहां पे हो गई पॉपुलेशन 8% आज 70 साल के अंदर आज के पाकिस्तान में। बांग्लादेश में ये घट के हो गई है 30%, 30%। भारत में मुसलमानों की संख्या है 5 गुना, 5 नहीं, जो मुसलमान 1947 में भारत में थी, आज के भारत में उसके मुकाबले 6 गुना बढ़ी है। और अगर ये जो घुसपैठिए आते हैं उनको हम गिनते हैं तो 6.5 7 गुना भी हो सकती है, कोई नहीं मालूम। बिल्कुल हो सकती है। आप समझे? तो ये पूरा हिसाब रखना मुश्किल है। सावरकर ने इसके सामने चेतावनी दी थी कि नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। और ये हमें बड़ी जो विडंबना वो ये है कि भारत का विभाजन मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हुआ। कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण था वही मेन कारण था भारत के विभाजन का। जैसे आप लड़के को, अपने बच्चों को चॉकलेट देते हो ज्यादा तो उसकी आदतें बिगड़ जाती है, ऐसे मुसलमानों की आदत बिगड़ गई। लेकिन भारत के विभाजन के बाद भी आजाद भारत के अंदर ही वही नीतियां जारी रखी गई जो पहले, जिसके वजह से भारत का विभाजन हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ, और 1957 के अंदर सिर्फ 10 सालों के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केरला के अंदर मुस्लिम लीग के साथ इलेक्शन का गठबंधन किया, कम्युनिस्टों को हराने के लिए किया था। लेकिन जो पार्टी ने भारत का विभाजन किया था उसी पार्टी के साथ नेहरू जी ने गठबंधन किया, और आज भी वो गठबंधन चालू है। आज भी कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम लीग के साथ है ही। आप समझे? बराबर है जी, समझ गया। धन्यवाद उदय जी। अब आपने पहले ही जो आपने जवाब, पहला जो जवाब है उसमें आपने पार्टीशन का जिक्र किया, तो मैं उसी के ऊपर मेरा दूसरा सवाल ये है कि मतलब पार्टीशन बड़ा पेनफुल था, जैसे आपने 15 लाख
लोगों की हत्या हो गई, तो उस समय पार्टीशन के दौर में सावरकर जी का क्या रोल था? देखिए, सावरकर का जो रोल तो इतना बड़ा है कि अगर हमें दूसरा पार्टीशन फ्यूचर में प्रिवेंट करना है तो सावरकर के विचारों को हमको उजागर करना पड़ेगा और उसको अपनाना पड़ेगा। अच्छा। सावरकर 1937 में का जो 24 काल है बंदी के रूप में, ऐसा था कि 13 से 14 साल वो कठोर कारावास में रहे, अंडमान में रहे, रत्नागिरी में रहे। बाद में उनको एक रत्नागिरी में पॉलिटिकल करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं निकलेंगे, तो वैसे उनके गए करीबन 13-14 साल। बराबर है। जब 1937 में उनको रिहा किया जा रहा था, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस और कम से कम और 2-3 नेता उन्होंने न्योता दिया सावरकर जी को कि सावरकर जी आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। कांग्रेस के अंदर चल रही थी, समझा? तो वो सावरकर जी का सपोर्ट लेना चाहते थे। सावरकर जी को कांग्रेस में एंटर होने का जो सोशलिस्ट जो सेक्शन था, आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उस टाइम पे जो सावरकर ने जवाब दिया बहुत महत्व का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस है, और भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों को स्पेशल हक देना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा the last row of patriots, then the first row of betrayers। मैं असली देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़े रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे देशभक्तों की जो पहली पंक्ति में खड़े रह के देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वाह वाह। तो सावरकर की बाय चॉइस उन्होंने जो धनंजय कीर नाम के बायोग्राफर है वो लिखते हैं कि अगर उस टाइम पे कांग्रेस में एंटर हो जाते सावरकर बहुत बड़े कांग्रेस के नेता बनते, पर सावरकर ने राष्ट्र को प्रथम समझा। की एक छोटी सी पार्टी जो कांग्रेस के सामने कुछ नहीं थी, बराबर है। हिंदू हकों का जो हनन हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की सावरकर जी ने। 47 के बाद में 47 तक वो मतलब 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिन्ना ने पास किया लाहौर के मुस्लिम लीग सेशन में 23 मार्च को 1940। सावरकर आप देखिए कि 1937 में जो सावरकर आए दिसंबर में ज्वाइन किया उन्होंने, अहमदाबाद सेशन में वो प्रेसिडेंट बने हिंदू महासभा के। वो उनके कई स्पीचेज है, उन्होंने वार्न किया कांग्रेस को और देश को कि मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे आगे चलोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब उनकी थ्रू आउट उनकी वार्निंग थी जो कांग्रेस ने सुनी नहीं, और अलग अलग तरीके से वार्निंग दी उन्होंने, भविष्यवाणी की हुई है कि भारत को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस ने उनकी एक बात ना मानी, पूरा देश था वो कांग्रेस के प्रेम में था, तो भारत का विभाजन उन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही पड़ी। तो सावरकर के जो विचार है, सावरकर का ये कहना है कि कोई का भी आप तुष्टीकरण करते हो तो उसकी जो भूख है, स्पेशल हक मांगने की भूख वो बढ़ती चली जाती है। इसके लिए वो कोई भी तुष्टीकरण के विरुद्ध थे। उन्होंने हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल हक नहीं मांगे। बराबर है, आप समझे? तो सावरकर का महत्व ये है कि सावरकर वो व्यक्ति है कि जिसकी बात देश और कांग्रेस से मानी होती तो भारत का विभाजन न होता। वाह। और जो लोग ये कहते हैं विभाजन हुआ अच्छा हुआ, मुसलमान उतने दूर रह गए, अपने से कट गए, अच्छा हुआ, आपने, बहुत कुछ गलत बात है। विभाजन से देश को नुकसान ही हुआ है। एक तो इस्लामी कट्टरवाद स्ट्रांग हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं वहां पे, आज के पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में, तो मुस्लिम कट्टरवाद इतना स्ट्रांग नहीं होता। बराबर है। मुस्लिम कट्टरवाद की उसकी एक रफ्तार है, उसको अगर पनपने का मौका मिलता है, अगर वो मतलब कोई उसको रोकने वाला नहीं हो तो वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है।
बराबर बराबर, आपकी बात एकदम सही। आज जो पाकिस्तान आतंकवाद का एक केंद्र बना हुआ है, वो शायद न बनता। बिल्कुल बराबर, आतंकवाद पनपता नहीं अगर भारत का विभाजन न होता तो। बराबर है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं नहीं, आपकी बात एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं उदय जी, कि वीर सावरकर के वैचारिक विरोधक कौन है, और वो इतना मतलब 100 सालों से उनको वो उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, क्यों? ऐसा है, 3 प्रकार के लोग हैं जो जो सावरकर जी का विरोध करते हैं। पहले बात समझिए, सावरकर कौन है? सावरकर वो व्यक्ति है कि जिसकी आइडियोलॉजी राष्ट्र प्रथम में मानती है, और उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है जो पूरे भारत को एक करने की शक्ति रखती है। वाह! मतलब ऐसे मुसलमान और क्रिश्चियन जो भारत की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, वो भी सावरकर की अगर आइडियोलॉजी को समझ जाते हैं तो उनका भी भ्रम दूर हो जाएगा। तो सावरकर में पूरे देश को एक करने की क्षमता है। इसके लिए 3 शक्तियां उनका विरोध करती हैं। एक, वो इस्लामवादी पैन इस्लामिस्ट, करेक्ट, जिनका उद्देश्य ये है, जिनका जो ड्रीम है वो है भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करने की। वो सावरकर जी का विरोध करते हैं, क्योंकि सावरकर जी में वो ताकत है एक करने की। ऐसे मुसलमान और क्रिश्चियनों को साथ में लेने की, जो पैन इस्लामिस्ट नहीं है, पैन क्रिश्चियन नहीं है, जो मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, वो भी सावरकर की आइडियोलॉजी से एग्री हो जाएंगे अगर उनको समझाया जाता है तो। इनको ये लगता है कि अगर ये पहुंच गया उनके, तो उनके हाथ से उनके लोग ही निकल जाएंगे, समझा? तो जो बहु इस्लामवादी है, पैन इस्लाम, वो उसका विरोध करते हैं। दूसरे इसमें है, दूसरे नंबर पे आते हैं कम्युनिस्ट, बराबर है ना। फिर पैन क्रिश्चियन भी है इसके अंदर, जो क्रिश्चियनिटी का फैलाव करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करके। सावरकर धर्म परिवर्तन के बहुत बड़े विरोधी थे, बहुत खिलाफ थे, और समय बड़े वो शुद्धि के सपोर्टर थे, रिकन्वर्जन के। उसी को बड़ा डर लगता है, सावरकर का मूवमेंट फैल गया तो जो हमारे लोग वो कहीं वापस हिंदुइज्म में चले जाए, ठीक है। और चौथा उसका विरोधी करती है वो पार्टियां जो मुस्लिम मतों की भिखारी पार्टियां हैं। मतलब जिसमें कांग्रेस आ गई। जितने भी पार्टियां, बहुत सारी है, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, जो मुस्लिम मतों की भीख मांगती, मैं तो कहूंगा। उनको ही लगता है कि सावरकर अगर आ गए तो हमारे मुस्लिम मत चले जाएंगे। ये 4 सावरकर के विरोधी हैं, समझे? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सावरकर आ गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और ये प्रोसेस आज 6 साल में शुरू हो चुका है। जो गत 6 साल है, उसमें कई चीजें ऐसी हुई है। अगर सावरकर ऊपर स्वर्ग में कहीं होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको आनंद होता होगा। 370 को हटाना, 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, बराबर है, ट्रिपल तलाक वाला जो पूरा वाकया हुआ, जिसमें जो मुसलमान बहनें हैं उनके पक्ष में, जो भारत सरकार ने जो उनके पक्ष में जो एक स्टेप लिया, ट्रिपल तलाक को बैन करके, ये सब देख के सावरकर जी को बहुत आनंद होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। देखिए, पैन इस्लामिस्ट के क्या मंसूबे हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ओके। 1 जनवरी 2006 में मैं अहमदाबाद में था, इंडिया टुडे में। करेक्ट। ये 1 जनवरी 2006 की बात है। एक बहुत बड़े मुसलमान कम्युनिटी के नेता हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। अच्छा। आज भी मेंबर है, 25 साल से मेंबर है। उनको मैं 2003 से ट्रैक कर रहा था। 2003 में सिमी नाम की जो संस्था थी, सिमी, हाँ, सिमी ने पोस्टर लगाए थे दिल्ली में, राष्ट्रवाद का ध्वंस करो, अच्छा, खिलाफत प्रस्थापित करो। अरे बाप रे, ये अभी की बात है, 2006 की। वो पोस्टर के संदर्भ में एक पत्रकार ने जाके ये सज्जन को पूछा, अगर इनको सज्जन कह सकता हूं तो, कि भाई आपको इस पोस्टर के बारे में क्या कहना है? उन्होंने जवाब दिया, उससे मैं चौंक गया पढ़ के। उन्हें जवाब दिया कि इस पोस्टर में कोई बुराई नहीं है। जो राष्ट्रवाद है,
करने का काम करता है। मतलब कांग्रेस ने जो खिलाफत को सपोर्ट किया था, और उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा कि नेहरू, गांधी, इन्होंने सबने खिलाफत को सपोर्ट किया है, तो अभी इसका विरोध क्यों होना चाहिए? जब ये मैंने देखा तो मैं चौंक गया। वही नेता, मैंने 1 जनवरी 2006 को पेपर में पढ़ा कि उनका एक भाषण, उनका एक फंक्शन उनका है अहमदाबाद में, मेहदी नवाज जंग हॉल में। अच्छा। अहमदाबाद के मेहदी नवाज जंग हॉल के अंदर उनका फंक्शन था। मैं पहुंच गया वहां पे, है ना। मैंने जो सुना मेरे कान खड़े हो गए, मतलब मैं स्तब्ध हो गया। उसमें ये नेता कहते हैं कि आज इस्लाम को देश में आके 800 साल हो गए, फिर भी हम पूरी हिंदू जाति को इस्लाम में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए? अरे बाप रे, ये ऐसा हमारी क्या गलतियां थी? ओपनली हमारी क्या गलतियां थी? यहाँ के शोषित, यहाँ के दलित इस्लाम का रास्ता देख के बैठे थे, फिर भी हम उनको सबको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए? इसमें बोले 5-10 मिनट, फिर उन्होंने पॉज लिया और फिर कहा कि दोस्तों, मैं थोड़े दिन पहले पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान वालों ने मुझे कहा कि आप इतने खफा क्यों हैं? भारतीय मुसलमानों ने तो बहुत बड़ा काम किया है। जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था, उस दिन हर एक मुसलमान को पाकिस्तान की नजर से देखा जा रहा था हिंदुओं द्वारा। आज ये परिस्थिति है, भारत की सरकार बड़ा बड़ा निर्णय मुसलमानों के वीटो के बगैर नहीं ले सकती। ये इन्होंने खुद ने कहा। फिर तीसरा पॉज लिया उन्होंने मुझे कहा, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पे गौर किया और मैंने पाया कि इस बात में दम है। 2006 का भाषण है, याद रखना। उन्होंने कहा कि आज आसाम, बंगाल, केरला, यूपी ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी पार्टी मुसलमानों के मतों के बगैर सरकार नहीं बना सकती। बराबर है, बराबर। हमें ऐसी परिस्थिति पूरे देश में पैदा करना है। दिल्ली की सरकार भी हमारे चुंगल में होनी चाहिए, उनका कहने का मतलब ये था। दिल्ली की सरकार भी हमारे मतों के बगैर ना बन सके, ताकि हमारे चुंगल में रहे। समझा? ये उनका कहना था, भावार्थ था कहने का। यहाँ पे मैं कहूंगा कि हमें श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह का गुणगान करना चाहिए कि उन्होंने ये जो बहु इस्लामवादी जो भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को एक जबरदस्त फटका लगाया आसाम और यूपी जीत के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा काम किया। सावरकर जहां भी होंगे वो आज के जो प्रधानमंत्री और आज के जो होम मिनिस्टर उनको आशीर्वाद दे रहे होंगे, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। पक्का उदय जी, एकदम सही कहा। मुसलमानों के मंसूबे क्या हैं, ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा, और साथ में जो अच्छे मुसलमान हैं उनको अलग रखना पड़ेगा। विडंबना ये हो गई है कि हिंदू मानते कि सभी मुसलमान खराब हो गए। ऐसी परिस्थिति नहीं है। हमें जो मुसलमान मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, जिनका कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं है, उनको हमको साथ में लेना पड़ेगा। सही कहा आपने। जो कांग्रेस ने गलती की वो हमें नहीं करनी है। कांग्रेस ने क्या गलती की? कांग्रेस ने जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू किया, जिन्ना ने, तब कई ऐसे नेता जो पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे, मुसलमान नेता। सिकंदर आयत खान ने विरोध किया, फजलुल्लाह के एक नेता थे बंगाल के पहले, उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने उनसे डील नहीं किया। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? कांग्रेस और वैसे मुस्लिम नेताओं का एक फ्रंट बनाना चाहिए था, एंटी पाकिस्तान फ्रंट। उसके जगह गांधी जी ने ये कहा कि 8 करोड़ मुसलमान का देश में रहना नहीं चाहते हैं, हमको कैसे रोक सकते हैं? समझा? और इससे, और उन्होंने डील किया जिन्ना के साथ। इससे क्या हुआ कि दूसरी जो नेतागिरी थी, जो पाकिस्तान का विरोध कर रही थी, वो नेतागिरी समाप्त हो गई, खत्म हो गई। पूरी मुसलमान पॉपुलेशन को हमने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और ये मालूम पड़ा 1945 और 46 के इलेक्शन में, जो आजादी के पहले के जो इलेक्शन थे, उसकी वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे, उस टाइम पे वोटिंग कम होता था। मुसलमानों का वोटिंग था 20% और हिंदुओं का वोटिंग था 25%। अच्छा, लेकिन एक अंदाजे में आता है 20% में से 87% ने मुस्लिम लीग के लिए वोट किया। बराबर बराबर बराबर। कांग्रेस की नीति ने मुसलमानों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, सबको, केवल 20% के भरोसे, केवल 20% की वजह से।
हाँ, वो भी उसका अध्ययन भी नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो तो पहले लास्ट स्टेज है, इसके पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो लास्ट स्टेज है। बराबर, इस टाइम में विभाजन तय हो चुका था, है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले जब ये जो मुसलमान नेता विरोध कर रहे थे, खूब सारे नेता, अगर चाणक्य नीति होती कांग्रेस के पास में, तो कांग्रेस उनको प्राधान्य देता और उनकी मदद से लड़ता जिन्ना के सामने। उसके बजाय उन्होंने जिन्ना से डील किया, और वो दूसरे जो नेता थे वो सरेंडर हो गए। उन्होंने फिर कई लोगों ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। हाँ, वो हाँ सर्वाइवल चारा नहीं था उनके पास, क्योंकि पूरी जो पॉपुलेशन थी, मुसलमान पॉपुलेशन, वो पूरी जिन्ना के साथ हो गई थी। बराबर, वो तो जीतने वाला उसके साथ में आदमी जाना चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम इस्लामवादी को एक्सपोज करें, उससे लड़ें, और जो सहिष्णु मुसलमान है उनको साथ में रखें। ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जी। चलिए, आखिरी 2 सवाल उदय जी। ये जो वीर सावरकर पे जो ये जो आरोप लगते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, अंग्रेजों के साथ हो गए और वो पत्र लिख के जेल में से बाहर आ गए, ये जो मेनली ये जो और भी आरोप लगते हैं, पर ये जो मेन जो आरोप लगता है उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? ठीक है, ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी हैं, इन्होंने चाणक्य नीति को रिवाइव किया देश में। मुसलमान आक्रांताओं के एट्रोसिटीज के वजह से हमारी संस्कृति को होना शुरू कर दिया था। हमारी जो विचार सरणी थी वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं अफेक्ट हो गई थी। तो चाणक्य नीति डेड हो गई थी देश में। शिवाजी महाराज ने कृष्ण नीति और चाणक्य नीति को रिवाइव किया, और उसी की वजह से वो स्वराज्य खड़ा कर पाए। और वो शिवाजी ने माफी को एक साधन माना था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी ने कम से कम 5 से 6 बार माफी मांगी है। औरंगजेब कम से कम 400 रिकॉर्ड पे है। हर एक माफी के पीछे एक उद्देश्य था। उनको लगता था कि मैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मैं इसको सामना नहीं कर पाऊंगा, तो माफी मांग के वो समय निकाल देते थे और खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते थे और फिर चैलेंज करते थे। बराबर है। तो ये जो 4-5 माफिया उन्होंने मांगी, उसको तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया। जब उनको लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, वो ये मानते थे कि जो मुसलमानों ने दगाखोरी की, मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदुओं के साथ में, अगर वही स्ट्रेटेजी में अपनाता तो कोई बुरा नहीं है उसमें। अगर वो कनिंग का उपयोग करते हैं, एक धोखेबाजी करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। मैं क्यों नहीं कर सकता? जो उन्होंने इतने अत्याचार किए हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने माफी को एक साधन बनाया था अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए। वैसे ही सावरकर ने जो माफी पत्र लिखे वो इस संदर्भ में थे। और कितने ये इसके पीछे एक और 2-3 चीजें आप दर्शकों को मालूम पड़नी चाहिए इसके अंदर। एक कि सावरकर को जब सजा हुई, लंदन कोर्ट में जब सजा हुई उनको, लंदन कोर्ट में जब उनको पकड़ के भारत भेजा गया, उस टाइम पे भागने का प्रयत्न किया था उन्होंने। मार्सेलिस नाम का जो पोर्ट है फ्रांस में, उसके पास उन्होंने वहां से डुबकी लगा के भागने का प्रयत्न किया। हालांकि वो पकड़े गए थे, तो पहले भी भागने का उन्होंने प्रयत्न किया था। और यहाँ पे भी अंडमान के अंदर भी एक सावरकर जी का नाम पूरी दुनिया में हो चुका था, क्योंकि उनका उन पे जो ट्रायल चली वो द हेग तक गई थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो सावरकर जी का नाम सभी देश जानते थे। जब उनका अरेस्ट हुई तो उनका नाम पूरे विश्व में प्रचलित हो गया था। आप समझे? तो 1916-17 के अंदर तो एक प्लान भी बना था, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उनका प्लान था कि सावरकर जी को छुटकारा दिलाया जाए अंडमान से। अच्छा, अंडमान से। और इसकी भनक भी ब्रिटिशरों को लग गई थी, क्योंकि 1916 या 17 के आसपास जब क्रेडॉक नाम के जो एक अधिकारी जब गए अंडमान, तो एक नया फरमान लेके गए वो दिल्ली से। उनका फरमान ये था दिल्ली सरकार का कि भाई जो कैदी है वहां पे, उनको शाम के टाइम पे दरिया किनारे टहलने की छूट दी जाए कुछ समय के लिए। और साथ में एक्सप्रेस ऑर्डर ये था कि सावरकर को न दी जाए। और क्रेडॉक ने तो कहा कि अगर सावरकर को हम छूट देंगे तो कोई ये यूरोपियन जो क्रांतिकारी हैं वो आएंगे और सावरकर को ऐसे रिहा करवा के ले जाएंगे। अच्छा, कोई शिप लेके आएंगे
सावरकर उड़ी मारेंगे इसमें अपने दरिया में और शिप पे बैठ के भाग जाएंगे। अच्छा, ओके, समझा? तो ये सरासर गलत है। आपको शिवाजी का जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा सावरकर के माफियों को समझने के लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सावरकर का जो हिंदुत्व है वो विभाजनकारी हिंदुत्व है। उसके आप पे कई प्रमाण मैंने आपको बताया अभी, लेकिन एक और प्रमाण मैं बताता हूं। 1938 के अंदर सावरकर लाहौर गए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, और लाहौर में उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना समाज और देश को धर्म के आधार पे तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो? उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। जिन्ना इज मी एंड जिन्ना आर नॉट फेदर्स ऑफ द सेम बर्ड। हम एक ही पक्षी के पर नहीं है, मैं और जिन्ना। जिन्ना हिंदुओं को हनन करके मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा हक लेना चाहते हैं, जबकि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं समान अधिकार की। फर्क है, बराबर। मेरी लड़ाई समान अधिकार की है। तो सावरकर की जो लड़ाई थी वो समान अधिकार की लड़ाई थी। ये दो आक्षेप। दूसरा आक्षेप लगता है उनपे कि गांधी हत्या में उनका 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 रोल था। ये भी सरासर गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि इसके खूब सारे प्रमाण हैं। अक्षय जोग की किताब में उल्लेख है इस बात का कि 1946 में हिंदू महासभा का बार्शी में एक सेशन हुआ। बार्शी नाम की जगह है मराठावाड़ा में। बार्शी महाराष्ट्र में, बराबर। बार्शी में सेशन हुआ। हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। इंटरिम गवर्नमेंट जो वाइसरॉय ने बनाई थी वो बन चुकी थी दिल्ली के अंदर। राइट्स का दौर शुरू हो चुका था। तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े नेता थे हिंदू महासभा, उसमें वीर सावरकर थे, आपके बीएस मुंजे थे, एलएम भूपटकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने ये तय किया कि भाई ऐसे समय में हम जहां हमको ठीक लगेगा हम नेहरू सरकार को सपोर्ट करेंगे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू सरकार के हेड थे। मतलब वो जो इंटरिम सरकार बनी थी इट वाज अंडर नेहरू, बराबर। तो नेहरू जी को ऐसे खराब समय में हम नेहरू जी को जहां ठीक लगेगा वहां सपोर्ट करेंगे, बराबर। तो उसका विरोध गोडसे और आप्टे ने किया। और उसके बाद जब एलएन भोपटकर की बारी आई अधिवेशन को संबोधन की, तो उन्होंने कहा कि एक बोलते बोलते वो बोल गए कि भाई समय आएगा तो हम हिंदू महासभा को समाप्त भी कर देंगे। अच्छा, समाप्त भी कर देंगे? को हम समाप्त भी कर देंगे जब समय आएगा। तो गोडसे चक्कू लेके दौड़े उनके पीछे, उनको मारने के लिए। और लोगों ने पकड़ा उनको, वरना वो गोडसे को चक्कू मार देते। बाप रे! अच्छा, इतने मतलब वो कट्टरतावादी थे वैसे ही। और ये बात दिगंबर बड़गे है जो अप्रूवर बन गया था इसमें। जो गांधी मर्डर में जो अप्रूवर बना उसका नाम था बड़गे। दिगंबर बड़गे का जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया भोपटकर ने, वही भोपटकर जिनको मारने के लिए गोडसे दौड़े थे, उन्होंने सावरकर जी को गांधी मर्डर ट्रायल के अंदर डिफेंड किया था। भोपटकर ने ये बात बड़गे से निकलवाई। बड़गे को पूछा कैसा हुआ था, तो विटनेस तो बोले हाँ ऐसा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो ये दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनिए आप। बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनका उल्लेख अब बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है, ये पूरा वाक्य है ना। उन्होंने भोपटकर को फोन किया। भोपटकर या हिंदू महासभा भवन में ठहरे हुए थे दिल्ली में, ये ट्रायल चल रही थी, उस टाइप की बात है। उनको फोन किया कि भोपटकर, मैं अम्बेडकर बोल रहा हूं, मैं आपसे कल सुबह मिलना चाहता हूं एकांत में। उन्होंने कहा कहाँ मिलना है? तो पालम एयरपोर्ट के पास फलाना फलाना माइलस्टोन के पास आप गाड़ी लेके आना, आप अकेले आना, क्योंकि साथ में लाना मत। वहां पहुंच गए। भोपटकर 6:30 बजे का टाइम का 6 या 6:30 का टाइम दिया था। अम्बेडकर खुद गाड़ी चला के आए, खुद चला के भोपटकर को उन्होंने गाड़ी में बिठाया और भोपटकर को कहा देखिए करीब करीब पूरा कैबिनेट सावरकर को इन्वॉल्व करने के विरुद्ध था कि सावरकर को इस केस में डालना नहीं चाहिए। लेकिन एक आदमी की वजह से ये हुआ है, नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम था जवाहरलाल नेहरू। समझा? उन्होंने एक ही आदमी की वजह से ये हुआ है
आप, मैं इसके लिए आपको मैंने बुलाया कि आप, मैंने केस पूरा पढ़ लिया है, आपका पूरा केस का स्टडी कर लिया, केस आपका एकदम वीक है, आप बिल्कुल हिम्मत से लड़ो, आप जीत जाओगे, और फिर हम इंश्योर करेंगे कि सरकार अपील में ना जाए। ये प्रॉमिस है हमारा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कि अपील में ना दूसरी जाए। बात, अक्षय जोग लिखते हैं कि जो ट्रायल शुरू हुई रेड सावरकर जी दिल्ली में, तो पहले दिन ट्रायल में आने वालों में कौन थे मालूम है आपको? पहली रो के अंदर अंबेडकर खुद, अरे वाह, उनकी धर्मपत्नी और काका साहब गाडगिल थे उनके दोस्त, ये तीनों पहले दिन आए थे ट्रायल में। और लोगों का ये मानना है, ऑब्जर्वर्स का, कि उनका ये था कि कहीं जो जज है वो डगमगा ना जाए। अच्छा, सावरकर को न्याय दे, इस वजह से वो वहां पे आए थे। अच्छा, वो अपना प्रेजेंस खड़े बनाए रहेंगे, हुए। वो लॉ मिनिस्टर है, वो खड़े रहेंगे तो फर्क पड़ेगा, ऐसा। हाँ, वाह उदय जी, क्या क्या कमाल की बातें आपने बताई आज। आखिरी सवाल, और मतलब कि ये बातों का सिलसिला चाहेंगे तो खत्म नहीं होगा, बट समय की थोड़ी सी लिमिट है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ उदय जी, कि आज के समय में सावरकर जी का क्या रेलेवेंस है? आज उनके सवालों, आज उनके विचारों का क्या रेलेवेंस है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, सावरकर वो व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत पे जो भी आपत्तियां आई गए 70 साल में, उस सबकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले कर दी थी। अच्छा, चाइना वॉर की भविष्यवाणी उन्होंने 1954 में कर दी थी, जब पंचशील नाम का मंत्र लेके आए नेहरू जी। हाँ। जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि चाइना ने जो तिब्बत को हड़प लिया है, उसके बाद में ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें आप करते हो चाइना के साथ में, तो चाइना की जो भूख है जमीन हड़पने की, वो बढ़ेगी। मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि चाइना भारत पे ही अटैक करे भविष्य में। ये भविष्यवाणी परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी ने भी की थी। दोनों ने ही भविष्यवाणी की, दोनों की भविष्यवाणी सही पड़ी। फिर पाकिस्तान के बारे में कहा था उन्होंने कि जब तक पाकिस्तान नाम का देश रहेगा कट्टरवाद पे आधारित, तब तक भारत चैन की नींद नहीं सो पाएगा। 100% ट्रू है। आज भी सच्चे हो। आज जो इजराइल का स्वरूप है, आप देखिए कि आज इजराइल में क्या हुआ है। इजराइल क्योंकि देश रहा छोटा होने के बावजूद, आज देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब डील कर रहे हैं जो बड़े विरोधी थे इजराइल की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। इजराइल एक बहुत बड़े देश के रूप में उभरेगा, समझा। फिर ऐसी कई भविष्यवाणी उन्होंने की। और दूसरा कि सावरकर जी की नीति न फॉलो करने की वजह से हमने क्या नुकसान हमने सहन किया, इसके भी दाखले काफी है। आप देखिए कि एक ही सिलसिला है आजादी की बात का कि हम, हमारे जो सैनिक है, उन्होंने जमीन जीती, हमने दोस्ती में जमीन वापस कर दी। 1965 के अंदर, 1965 में हम लोग लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर से 13 किलोमीटर दूर थे, और हमने सीज फायर को एक्सेप्ट किया। सावरकर ने बहुत कहा लाल बहादुर शास्त्री जी को, देखिए सीज फायर को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और ताशकंद के अंदर जो जीता था वो भी करीब करीब वापस दे दिया हमने। 1971 में एक जबरदस्त विजय हासिल की पाकिस्तान के सामने 71 के वॉर में, ठीक है। और हमें एक टाइम पे लोगों को लगा कि सावरकर के कुछ गुण इंदिरा गांधी में दिखते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या गलती की, शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर को सॉल्व तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन तो हमने सिंध में इलाके जीते थे वो भी वापस कर दिए भुट्टो को। हमारे पास 93,000 सोल्जर थे, कैप्टिव सोल्जर्स पाकिस्तान के। हम चाहते हैं तो बिल्कुल बंदूक की नोक पे हम आजाद कश्मीर वापस ले सकते थे, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया हमने। और तो हमने जो इलाके जीते थे में, वो भी हमने वापस कर दिए, और वहां के हिंदुओं को भयंकर परिस्थिति में डाल दिया कि वो हिंदू समझे कि अब ये हम हिंदुस्तान के भाग बन गए, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। 1 लाख हिंदू उस टाइम पे भारत आए स्थलांतर करके,
ये 3 इलाके हमने वापस किए। 1 लाख हिंदुओं को छोड़ना पड़ा, वो 3 तहसील जो थी सिंध में। तो सावरकर वो व्यक्ति है कि अगर हमें दूसरा विभाजन हमें रोकना है भारत का, तो सावरकर जी को हमको अपनाना होगा, सावरकर विचारों को अपनाना होगा। हमारी जो नई जनरेशन जो सावरकर के बारे में नहीं जानती है, उनको हमें कहना होगा, और सावरकर विचारों को हमें डेवलप करना पड़ेगा। सावरकर क्रांतिकारी का महिमा मंडन हो चुका है, हमें सावरकर विचारक का महिमा मंडन करना पड़ेगा, उनका प्रचार करना पड़ेगा। बहुत है जी, बहुत सुंदर। और उससे उससे एक हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीति, उसमें भी बल मिलेगा। हाँ, अब देखिए, हमने सावरकर को थोड़ा ही छुआ है, अभी पुरानी छुआ है, तो भी देखिए आप 370 का हो गया निपटारा, राम मंदिर बन रहा है, तो सावरकर को हमने सिर्फ टच ही किया हुआ है। सावरकर को पूरा अपनाते हैं तो फिर पूरी जो पूरी एक जमात है विभाजनकारियों की, तो जमात पूरी समाप्त हो जाएगी। जी, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। और मतलब मैंने भी हिंदुत्व पढ़ी हुई है और मैंने भी सावरकर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पर आज आपके साथ में जो बात करके जो मजा आया, जो और जो नया आपने उसको आयाम दिया, वो बहुत ही कमाल का था। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि इंडिक विचार आपका बहुत बड़ा ऋणी रहेगा हमसे बात करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी आपके पास समय हो, हम फिर कहीं मिले। और आप कभी अगर नागपुर आते हैं तो पक्का हमें बताइए मुझे, हम मिलने की कोशिश करेंगे और कुछ विचारों का आदान प्रदान करें। और धन्यवाद उदय जी। एक